नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं उन इडियम्स और फ्रेजेस की जो रिसेंटली एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो अपना पहला इडियम है वो है ऐड फ्यूल टू द फायर। ये लिखा हुआ है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ऐड फ्यूल टू द फायर। तो देखो मैं आपको बता दूं, ऐड का मीन्स होता है जोड़ना या डालना, और फ्यूल बोलते हैं ईंधन को, ठीक है। और टू द फायर का मतलब हो गया आग में, तो इसका मतलब हो गया आग में ईंधन डालना। तो जैसे कोई आग जल रही है, कोई फायर पहले से ही जली हुई है और आप उस फायर के अंदर पेट्रोल, डीजल या केरोसिन डालते हो, तो होगा क्या, वो जो आग है वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। यही होगा दोस्तों। तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब हो गया किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को और ज़्यादा तेज़ कर देना, यानी कि आग में घी डाल देना। तो जब भी हम किसी चीज़ को भड़का देते हैं, किसी इंसान को भड़का देते हैं, तो वहाँ पे ऐड फ्यूल टू द फायर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स भड़काना, आग में घी डालना। तो आप इसकी मीनिंग बोल सकते हो टू मेक अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन वर्स, यानी किसी भी स्थिति को, किसी भी समस्या को और भी ज़्यादा गंभीर कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डोंट येल एट पुलिस, पुलिस के ऊपर मत चिल्लाओ, बिकॉज इट एड्स फ्यूल टू द फायर, क्योंकि ये चीज़ आग में घी डाल देगी। यानी कि पुलिस पहले से ही परेशान है, पहले से ही दुखी है, अगर वो तुम्हारे चिल्लाने से और भी ज़्यादा दुखी हो गए तो मतलब तुम्हारे लिए मुसीबत और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ ही स्पोक लाउडली बिफोर हिज फादर, वह अपने पिता के सामने तेज आवाज़ में बोला, एंड इट एडेड फ्यूल टू द फायर, और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब किसी भी स्थिति को और भी ज़्यादा ख़राब करना, किसी भी सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला ईडियम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ईडियम नंबर 2 की, जिसमें लिखा हुआ है एक्लीज हील। तो आपको बता दूँ, एक्लीज एक यूरोप का योद्धा था जिसकी एकमात्र कमजोरी उसकी एडी थी, उसकी हील थी। यानी कि एक्लीज एक ऐसा वॉरियर था जिसको आज तक किसी ने नहीं हराया। यानी कि उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं, जितने भी उसने वारशिप की है, सभी के अंदर उसने जीत हासिल की। तो जब शत्रु इससे परेशान हो गया, एनिमी से दुखी हो गया कि किस तरीके से एक्लीस को मारा जाए, तो किसी इंसान ने उनको बताया कि इसका जो कमज़ोर पक्ष है, इसका जो वीक पॉइंट है, वो केवल इसकी एडी है। अगर इसकी एडी के ऊपर अटैक किया जाए, इसकी हील के ऊपर अटैक किया जाए, तो आप एक्लीस को मार सकते हो, अदरवाइज आप एक्लीस को नहीं मार सकते, ठीक है दोस्तों। तो एक्लीज हील यानी कि एक्लीज की एडी, यानी कि वह योद्धा एक्लीज जिसका कमज़ोर पक्ष उसकी एडी थी। तो जब भी किसी इंसान का कोई वीक पॉइंट होता है तो उसको हम एक्लीज हील बोल सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैं मैथ्स की बात करता हूँ, जैसे कि मेरे को मैथ्स नहीं आती है, तो मैं कह सकता हूँ मैथ्स हैज़ ऑलवेज बीन माई एक्लीज हील, यानी कि जो मैथ्स है वो हमेशा से मेरा एक्लीज हील रहा है। एक्लीज हील का मतलब एक कमज़ोर पहलू, ए वीक पॉइंट रहा है। जैसे मैं कह सकता हूँ दो ही वॉज ए काइंड पर्सन, यद्यपि वो एक दयालु आदमी था, बट हिज शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज एक्लीज हील, लेकिन उसका जो शॉर्ट टेम्पर था, जो उसका गुस्सेल स्वभाव था, वो उसकी एक्लीज हील थी, यानी कि उसकी कमजोरी थी। तो जब भी आप किसी इंसान की कमजोरी को बताना चाहो तो एक्लीज हील का यूज किया जा सकता है। तो जब एक्लीज का जन्म हुआ था तो उसके बारे में प्रेडिकेशन हुआ था कि इसकी मौत बहुत ही जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ थेटिस ने क्या किया कि लेकिन उसकी माँ थेटिस ने क्या किया, उसको सिटेक्स नामक नदी के अंदर स्नान करवाया, और ये मान्यता थी कि जो भी सिटेक्स नामक नदी में स्नान करवाएगा उसकी मौत बहुत ही जल्दी नहीं होगी, यानी कि वो एक तरीके से अमर हो जाएगा। तो जब एक्लिस ने स्नान किया तो उसका जो सारे की सारी बॉडी थी वो तो पानी में डूब गई थी, लेकिन उसकी जो हील थी, जो एडी थी, वो पानी के बाहर ही रह गई थी, यानी कि वो पानी में डूबी हुई नहीं थी। तो मतलब उसका सारा का सारा शरीर तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन उसकी जो हील थी वो वीक रह गई। बाद में उसने काफ़ी युद्ध किए, हर युद्ध के अंदर उसने जीत हासिल की, लेकिन ट्रोजन के युद्ध के अंदर जब उसको मारने के तरीके के बारे में सोचा जा रहा था तो किसी ने बताया कि इसकी जो हील है वो काफ़ी कमज़ोर है, अगर आप इसकी हील के ऊपर अटैक करोगे तो आप आराम से एक्लिस को मार सकते हो। तो आप इस पिक के अंदर देख भी सकते हो कि इस वॉरियर के हील के अंदर एक एरो लगा हुआ है, तो ये उसी युद्ध की फ़ोटो है, उसी वार की फ़ोटो है। तो एक्लीज हील का मतलब किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी वीक पॉइंट। बात करते हैं
ईडियम नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है एसिड टेस्ट, और एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। तो किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए, किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे एसिड टेस्ट कहा जाता है। एसिड टेस्ट का मतलब वो परीक्षा, वो एग्ज़ाम जिसके थ्रू सच्चाई का पता लगाया जा सके। 15th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गोल्ड के अंदर बाकी मेटल्स को भी मिलाने लग गए थे। तो उस समय के जो किंग थे, जो राजा थे, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने अपनी समस्या अपने मंत्रियों से की और मंत्रियों ने कहा कि इसके लिए हमें अपने साइंटिस्ट से थोड़ी राय लेनी चाहिए। तो साइंटिस्ट के पास गए तो साइंटिस्ट ने कुछ एक केमिकल्स के बारे में बताया कि अगर आप इन केमिकल्स को काम में लोगे तो आप पता लगा सकते हो कि ये गोल्ड प्योर है या नहीं है। तो उस समय से यानी कि 15th सेंचुरी से उस एसिड को काम में लिया जाने लगा गोल्ड का पता लगाने के लिए कि प्योर है या नहीं है। तो तभी से ये एक ईडियम बन पड़ा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब कठिन परीक्षा, वो परीक्षा जिसके थ्रू ये पता चल जाए कि ये चीज़ प्योर है या नहीं है। जैसे कि आप इसका मीनिंग देख सकते हो, ए सीवियर एंड कॉन्क्लूसिव टेस्ट। तो एक गंभीर और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो टेस्ट होता है जिसके थ्रू दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, उसे बोला जाता है एसिड टेस्ट। द नेक्स्ट सीरीज विल बी एन एसिड टेस्ट फॉर कोहली। अगली सीरीज कोहली के लिए एक एसिड टेस्ट होगी, यानी कि उसके लिए कठिन परीक्षा होगी। द एसिड टेस्ट ऑफ ए गुड ड्राइवर व्हेन ही रिमेन्स कॉम इन इमरजेंसी। एक अच्छे ड्राइवर का एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा तभी होती है जब वो इमरजेंसी के अंदर बिल्कुल कॉम रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। जैसे कोई कहे कि मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता है, वो ये बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, ये पोस्ट हासिल करेगा, तो हम कह सकते हैं कि IAS एग्ज़ाम इज़ द एसिड टेस्ट फॉर योर ब्रदर। जो IAS एग्ज़ाम है वो तुम्हारे भाई के लिए एक एसिड टेस्ट है, यानी कि कठिन परीक्षा है। तो एसिड टेस्ट का मतलब कठिन परीक्षा जिसके थ्रू किसी भी चीज़ की क्वालिटी या उसकी प्योरिटी को परखा जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईडियम की जिसमें लिखा हुआ है एट योर विट्स एंड। कई बार क्या होता है दोस्तों, एट योर विट्स के एंड के स्थान पे एट वन विट्स एंड भी आता है। तो देखो, विट का मतलब होता है बुद्धि, एंड यानी होता है समाप्त होना। तो जब किसी इंसान की बुद्धि समाप्त हो जाती है, जब किसी इंसान की विट मीन्स बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विट एंड यानी बुद्धि का खत्म होना, यानी कि पूरी तरह से उलझन में हो जाना, पूरी तरह से परप्लेक्स हो जाना, समझ में नहीं आना क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। तो तभी से इस ईडियम का चलन हो गया। तो कभी भी अगर एग्जाम में एट योर विट्स एंड आता है तो इसका मतलब आपको लेना है पूरी तरह से उलझन में होना, यानी कि नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि समझ में ही नहीं आना क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। जैसे अपन कह सकते हैं बिकॉज ऑफ माई फेलियर इन एग्ज़ाम, बिकॉज ऑफ माई फेलियर इन एग्ज़ाम, मेरी एग्ज़ाम में असफलता के कारण आई एम एट माई विट्स एंड, मैं अपनी विट के एंड पे आ गया, यानी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब कोई भी इंसान परप्लेक्स हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, वो इन फिक्स वाली सिचुएशन में आ जाए, जब उसे समझ में नहीं आए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस ईडियम का यूज किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हर हस्बैंड हैज़ लेफ्ट हर, उसके पति ने उसको छोड़ दिया। सो सी इज़ एट हर विट्स एंड, इसलिए वो अपनी विट्स के एंड पे है, यानी कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। तो विट्स एंड का मतलब पूरी तरह से परप्लेक्स होना, कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में चले जाना। बात करते हैं नेक्स्ट ईडियम की जिसमें लिखा हुआ है अबव बोल्ट। तो देखिए, होता क्या है कि जो रमी नामक खेल था जो कि ताश में आज भी खेला जाता है, तो उसके अंदर पहले लोग रमी नामक जो खेल थे, जो ताश जो कार्ड का खेल थे, वो एक टेबल के चारों ओर बैठ के खेलते थे। तो सबके सब लोग कुर्सी पे बैठ जाते थे, चेयर पे बैठ जाते थे और एक टेबल के चारों ओर बैठ के खेलते थे। उनमें से कुछ एक लोग ऐसे होते थे जो अपने पत्तों को टेबल के नीचे ले जाते थे और नीचे ले जा करके मतलब वहाँ पे चीटिंग कर लेते थे, दूसरे पत्ते लगा देते थे और जो पत्ते काम के नहीं होते थे उसको हटा देते थे। पहले ऐसे होता था। तो कुछ एक लोग ऐसे भी थे कि जो अपने पत्तों को नीचे नहीं ले जाते थे, यानी कि उस टेबल के नीचे नहीं ले जाते थे, हमेशा टेबल के ऊपर ही रखते थे, ठीक है ना। और जिस टेबल के ऊपर ये गेम खेला जाता है उस टेबल को अपन बोर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोर्ड। जैसे कि अपने स्कूल के अंदर होता है ब्लैक बोर्ड होता है, तो बोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है।
तो जो ताश का खेल खेला जाता था उस बोर्ड के ऊपर खेला जाता था, तो बहुत सारे लोग अपने ताश के पत्तों को बोर्ड के नीचे ले जाते थे, चीटिंग करते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जो अपने ताश के पत्तों को हमेशा बोर्ड के ऊपर रखता था। तो जो इंसान ताश के पत्तों को नीचे ले जाता वो तो होता चीटर, डिसऑनेस्ट, और जो इंसान अपने ताश के पत्तों को बोर्ड के ऊपर रखता वो होता ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। तो अबव बोर्ड मीन्स हो गया ए ऑनेस्ट पर्सन, ए फेयर पर्सन एंड अपराइट पर्सन। तो वह इंसान जो स्पष्ट है, ईमानदार है, हम उसे अबव बोर्ड की संज्ञा दे सकते हैं। और अबव बोर्ड यानी वह व्यक्ति जो ईमानदार है, यानी कि मतलब इस खेल से लिया गया है वो खेल जिसके अंदर इंसान अपने पत्तों को बोर्ड के ऊपर रखता था, उसे ऑनेस्ट माना जाता था। जैसे कि हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अबव बोर्ड इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्हें पॉलिटिक्स में अबव बोर्ड माना जाता है, यानी कि उन्हें एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की जिसमें लिखा हुआ है एप्पल पाई ऑर्डर। तो दोस्तों एप्पल का मतलब सेब होता है, पाई कचौरी यानी कि कचौड़ी को बोलते हैं, और ऑर्डर यानी होता है क्रम। एक बार यूरोप में क्या हुआ, एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसके अंदर जो प्रतिभागी थे, जो कॉन्टेस्टेंट थे, उनको ये ऑर्डर दिया गया था, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको अपने सामान को, अपने थिंग्स को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जमाना है। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, उनको स्पेशली एप्पल और पाइस दी गई थी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, एप्पल्स को एक साथ रख दिया, कुछ लोगों ने क्या किया, जो कचौरियाँ थी उनको एक साथ रख दिया। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसने पहले एक एप्पल रखी, उसके बाद में एक कचौरी रखी, फिर वापस से एप्पल रखी, फिर वापस से कचौरी, फिर वापस से एप्पल, फिर वापस से कचौरी। तो जो जजेस थे, जो वहाँ पे देखने आए थे, जो फैसला करने आए थे, तो जब वो सबको ऑब्जर्व कर रहे थे तो घूमते घूमते वो उस आदमी की स्टॉल पे पहुँचे। तो जब उन्होंने उस आदमी की स्टॉल को देखा तो उसे लगा कि एप्पल के बाद कचौरी, एप्पल के बाद कचौरी, तो इसका जो ऑर्डर है ना वो परफेक्ट ऑर्डर है। तो तभी से मुहावरा चल पड़ा, इडियम चल पड़ा, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि एप्पल पाई मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर। तो कोई भी वस्तु जो परफेक्ट ऑर्डर में होती है, सुव्यवस्थित होती है, अच्छे क्रम में जमी हुई होती है, उसको अपन एप्पल पाई ऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर जब प्रेयर होती है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आर ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग और स्टैंडिंग इन द एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि वो इन परफेक्ट ऑर्डर के अंदर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित होना, एक ऑर्डर में होना। जैसे कि ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी आर इन एप्पल पाई ऑर्डर, लाइब्रेरी की जितनी भी किताबें होती हैं सारी की सारी एप्पल पाई ऑर्डर में होती है। तो एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स बिल्कुल अच्छे क्रम में होना, इन परफेक्ट ऑर्डर में होना। और इसके बाद में जो नेक्स्ट ईडियम है वो है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जिसका मतलब हो गया जले पर नमक छिड़कना। फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि कोई इंसान किसी भंडारे में जीमने गया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने पाया कि भंडारा ख़त्म हो चुका है, भंडारा ख़त्म हो चुका है, भंडारे के अंदर जिमाने के लिए जो सामग्री थी वो सारी की सारी फिनिश हो गई। तो काफ़ी दुखी मन से जब वो लौट के आ रहा था, और जैसे वो उस मंदिर या उस धर्मशाला या उस होटल के नीचे उतरा, तो नीचे उतरते ही उसने पाया कि जो स्लीपर्स, जो शूज़ वो पहन के आया था वे भी वहाँ से गायब हो गए। तो कहने का मतलब वो इंसान गया था जीमने के लिए, तो जीमने के लिए गया तो उसे वहाँ पहले से कुछ नहीं मिला, यानी कि उसके साथ चोट हो गई, उसके साथ एक तरीके से चोट ही हो गई, इंजरी हो गई। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी चप्पलें भी गायब हो गई। तो इसका मतलब उसकी जो इंजरी थी उसके अंदर इंसल्ट और ऐड हो गई, है ना। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होगा जले पे नमक छिड़कना, यानी कि कोई भी इंसान चोटिल पहले से है, साथ ही साथ आप उसको अपमानित भी करते हो। जैसे कोई इंसान किसी बाइक को लेके जाता है, बाइक को लेके जाता है, लेकिन बाद में वो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर जब वो लौट के आता है तो एक्सीडेंट उसका पहले से हो गया, नुकसान उसे पहले से हो गया, चोटें उसको आ चुकी हैं, और आते ही फिर आप उसे व्यंग्यात्मक एक सैट्रिकल तरीके से आप उसे बोलते हैं, ये देखो आ गया हमारे इंडिया का माइकल शूमाकर, ये बनेंगे चैंपियन। तो कहने का मतलब चोटिल इंसान पहले से था, आपने उसकी इंसल्ट और कर दी। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि चोट के अंदर अपमान और डालना, यानी कि जो जला हुआ है ना उसके ऊपर नमक छिड़कना, ठीक है दोस्तों। तो मीनिंग इसका यही होगा, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट, यानी किसी को चोट पहुंचाना, साथ ही साथ उसे अपमानित करना। जैसे मैं कहूँ माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, मेरी कार कहीं बीच में ख़राब हो गई। और टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, और इस इंसल्ट में
सॉरी, इस इंजरी में इंसल्ट ऐड होते हुए इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि बारिश शुरू हो गई, यानी कि कार पहले से ख़राब हो गई थी और ख़राब हो गई थी कहीं सड़क बीच में, और फिर तभी बारिश भी शुरू हो गई, तो इसका मतलब उस इंजरी के अंदर इंसल्ट भी ऐड हो गई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस की, जो काफ़ी ईजी है, जिसमें मतलब है एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल यानी होता है सेब, वंस यानी किसी की, आइज यानी आँखों का। तो हिंदी में तो बोलते हैं आँखों का तारा, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे आँखों का सेब होना। तो आँखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना, और आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आँखों का सेब होना। ठीक है दोस्तों, तो एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब अत्यधिक प्रिय होना, आँखों का तारा होना। तो इसको तो बताने की आवश्यकता है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट में। अगला इडियम है बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स। तो 16th सेंचुरी में क्या था कि ये जो फ्रेज था केवल इतना ही बोला जाता था, ये जो एंड स्टार्ट्स वाला हिस्सा था वो इसमें ऐड नहीं था, तो बाय फेट्स इतना ही था। अब देखो, FIT, फिट बोलते हैं मिर्गी के दौरे को। तो जब किसी इंसान में दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिट्स। ठीक है ना, और ये जो दौरे आते हैं इनका कोई टाइम नहीं होता, इनका कोई प्लेस नहीं होता, इनका कोई शेड्यूल नहीं होता कि भाई इतने बजे आएंगे, इस जगह आएंगे, इनका कोई दौरे मतलब कोई टाइम नहीं होता। इंसान में जब दौरा पड़ता है तो वो कभी भी किसी भी समय कैसे भी पड़ सकता है। ठीक है ना, तो बाय फेट्स यानी हो गया दौरों के द्वारा। तो अब बात बताइए, दौरे आने का कोई क्रम होता है क्या, कोई सीक्वेंस होता है क्या? नहीं होता है। तो बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो गया अनियमित तरीके से, यानी कि जो नियमित नहीं हो, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं हो, जिसका कोई क्रम नहीं हो, जिसका कोई टाइम ही नहीं हो। तो फिर बाद में जब मुहावरा आगे बढ़ता गया तो एंड स्टार्ट्स हो गया, यानी कि बाय फेट्स यानी कि दौरों के द्वारा, एंड स्टार्ट्स ओ यानी कि शुरू हो जाना, यानी कि जैसे आपके अंदर दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ते ही आप अपना काम करना शुरू कर देते हो। तो बताइए, जैसे ही दौरे पड़ेंगे और आप अपना काम करना शुरू करोगे, तो क्या ये चीज़ रेगुलर है? नहीं, ये चीज़ रेगुलर नहीं है, इसका मतलब आप इरेगुलर हो। तो बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित तरीके से, इरेगुलर तरीके से। तो आप कोई भी काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आज हमने 50 रुपये कमाए, कल हमने 500 कमाए, अगले दिन हमने 400 कमाए, और उसके अगले दिन हमने कुछ भी नहीं कमाया। तो जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी कमाई है, वो बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स है, यानी कि वो अनियमित है, वो अनियमित है, इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है। जैसे इसने कहा माय ब्रदर स्टडीड बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स, मेरे भाई ने अनियमित तरीके से अध्ययन किया, एंड ही फेल्ड, और वह असफल हो गया। तो असफल तो हो गई क्योंकि वो अनियमित तरीके से अध्ययन कर रहा था, कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी पढ़ाई नहीं, तो वो इस तरीके से तो फेल ही होगा। तो बाय फेट्स एंड स्टार्ट का मतलब होगा अनियमित तरीके से कार्य करना।